नमस्कार दोस्तों, तैयारी एनी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम परीक्षा धाम यूनिट 7 में आज पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप एक लेक्चर को बार बार देखिए। मैं ये हर लेक्चर में आपसे कहती हूँ कि आप एक जो मैंने अपलोड की हैं क्लासेस, एक लेक्चर को बार बार देखिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। चलिए हम शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? विज्ञान की वह शाखा पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान वो होता है जितने भी जीव हैं और जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उनके मध्य जो अंतर संबंध होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस शब्द का जो पारिस्थितिकी है इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। आपको ये फैक्ट्स याद होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग्ज़ाम में पूछे कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया तो वो अर्नेस्ट हैकल हैं। और जब बात आए पारिस्थितिकी तंत्र की तो 1935 में ए.जी. टॉन्सले ने, ठीक है, ए.जी. टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ए.जी. टॉन्सले। इसी तरीके से एक शब्द है गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी। इसका प्रयोग अर्नीज नेस ने 1973 में किया था। और आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता यूजीन पी ओदुम को कहा जाता है। तो अपने पास 4 फैक्ट हो गए। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने, ए.जी. टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया, गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग अर्नीज नेस ने, और आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता यूजीन पी ओदुम को कहा जाता है। अब पारिस्थितिकी में कुछ शब्द भी और भी होते हैं, टर्मिनोलॉजी, जैसे होता है एक स्व पारिस्थितिकी। इसमें किसी जीव का अध्ययन किया जाता है, किसी इकाई या जीव का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या होगा? स्व पारिस्थितिकी। एक होता है स्व पारिस्थितिकी जिसमें जीवों के समूह का अध्ययन किया जाता है। और फिर है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें अजैविक और जैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो जटिल क्रियाएं होती हैं, जो अंतर संबंध होता है, वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। सामान्यतः पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होने वाले जीव मंडल के सभी संगठनों के समूह को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसके बाद है पारिस्थितिकी। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। शायद इसका आंसर नीचे दिया होगा, ठीक है। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। एक तो है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होता है। अजैविक घटक के अंतर्गत अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक होते हैं। जो अकार्बनिक घटक होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है तो जल, मिट्टी, तत्व और चट्टान। कार्बनिक घटक 3 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और भौतिक जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता होगी, प्रकाश हो गया, वायु, स्थलाकृति। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक। अब हम देखते हैं उत्पादक को। जैविक घटक में जो उत्पादक है उसको हम देखते हैं। इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे शैवाल और हरे पेड़ पौधे। उत्पादक क्या होते हैं? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पादक वर्ग में आते हैं। फिर है उपभोक्ता। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक स्वयं बना रहा है और उपभोक्ता अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। इन्हें शाक भक्षी भी कहा जाता है, जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट आदि। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता, वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। फिर है तृतीयक उपभोक्ता। इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे शेर, बाघ और गिद्ध। फिर शीर्ष उपभोक्ता जो सबसे टॉप पर होता है,
इन्हें मांसाहारी उपभोक्ता भी कहते हैं, जैसे बाज और शेर। इसके बाद आता है अपघटक अर्थात डिकम्पोजर्स। वे घटक जो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उन्हें वापस भौतिक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमस, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि में बदल देते हैं। तो जो वे घटक जो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु हो गई उसके बाद उन्हें वापस जो भौतिक तत्वों में बदल दे, जैसे नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ह्यूमस में, अमोनिया में वापस बदल देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं। जैसे कवक, जीवाणु और अन्य। ये देखिए, ये पूरा उपभोक्ता का जो चार्ट है, ये उत्पादक है अर्थात घास, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता, जो इन सबको खाए। ये एक क्रम है, ठीक है। ये भी है जैसे घास, फिर टिड्डा, मेंढक और सांप। तो उत्पादक, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक, ये पूरा वर्ग है। फिर हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन कहलाता है। एक जीव से दूसरे जीव में जो भोज्य पदार्थों को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, वो खाद्य श्रृंखला है। और इसमें जो ऊर्जा होती है प्रवाहित, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। यह 2 प्रकार की होती है, एक तो चारण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन, और अपघटक खाद्य श्रृंखला अर्थात डिट्रेटियस फूड चेन। तो चारण खाद्य श्रृंखला में घास, टिड्डा, मेढक और सांप, और अपघटक में कचरा, कीट और छोटी मकड़ी, जो अपघटक वाले हैं, ठीक है। ये है एक फूड चेन का कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे कैरेट को रैबिट खा रहा है और रैबिट को ही लोमड़ी, ठीक है। इसी तरीके से घास को रैबिट खा रहा है। तो ये पूरा एक फूड चेन है कि कौन एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं वो। इसके बाद हम देखते हैं खाद्य जाल। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है और कई रास्तों से होकर गुजरता है, ये जो आपने देखा, ठीक है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक है। तो अगर पूछे एग्जाम में कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो प्राथमिक उत्पादक है। और कौन सी श्रृंखला में, तो समुद्री खाद्य श्रृंखला में। दूसरा है चींटी, ये अपघटक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। फिर एक साग सब्जी, इसका सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस का सेवन करने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो मनुष्य अगर साग सब्जियों का सेवन कर रहा है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। और जब वह मांस का सेवन कर रहा है तो वह द्वितीयक उपभोक्ता है। एक समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? डायटम अर्थात स्वपोषी, क्रिस्टेशियाई अर्थात शाकाहारी उपभोक्ता, और हेरिंग अर्थात मांसाहारी उपभोक्ता। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, डायटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग। इसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ग्रीन शब्द से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? बांस को। हम वर्तमान में ग्रीन गोल्ड बांस को कहते हैं, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन बफर योजना एमपीपीएससी में पूछा गया था, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन आर्मी, ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 15,000 युवाओं को इसमें नियुक्त किया है। फिर है ग्रीन पीस, यह एक पर्यावरण संरक्षण एनजीओ है और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? विटली अवार्ड्स को। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? अर्थात हरित क्रांति 1966-67 में। और इसके जनक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर है ग्रीन हाउस गैस, इसमें सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ग्रीन मिल्क, ये मैसूर में एक खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान ने 18 दिसंबर 2019 को ग्रीन मिल्क का विकास किया था। अगला है ग्रीन सिटी। हरे पेड़ पौधे के आवरण के कारण चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? ग्रीन सिटी। और ग्रीन वॉश मतलब पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, इसके पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था इसको। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। एक तो है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक में स्थलीय में वन, मरुस्थल और घास। जलीय में एक तो लवणीय जिसमें लैंटिक अर्थात रुका हुआ पानी जैसे झील और तालाब, और स्वच्छ में अर्थात लोटिक बहता हुआ पानी, और झरना जिसमें झरना और नदी है और संक्रमण आता है। कृत्रिम, मछली घर, धान का खेत, कुआं, गार्डन, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले सभी आवास स्थानों की पारिस्थितिकी आती है, जैसे वन पारिस्थितिकी, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, घास पारिस्थल आदि।
वन पारिस्थितिकी में टुंड्रा लाइकेन झाड़ियाँ, टैगा जो है शंकुधारी वन है, और पर्णपाती पतझड़ वन है, और सदाबहार वन वर्षा वन है। ये सब शामिल होते हैं वन पारिस्थितिकी में। टुंड्रा लाइकेन झाड़ी, टैगा शंकुधारी वन, पर्णपाती पतझड़ वन और सदाबहार मतलब वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन में सर्वाधिक उत्पादकता वाला इकोसिस्टम है। मरुस्थलीय इकोसिस्टम सबसे कम उत्पादकता वाला इकोसिस्टम है। उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादकता होती है और मरुस्थलीय में सबसे कम। घास स्थल पारिस्थितिकी, इसमें उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल शामिल होते हैं, दोनों होते हैं। कुछ घास स्थल के नाम देखते हैं, जैसे अल्फा अल्फा और पंपास अर्जेंटीना में, सवाना सेंट्रल अफ्रीका में घास है, लेंटाना घास मैक्सिको में है, बन्नी घास गुजरात के कच्छ में, सोनमर्ग या गुलमर्ग कश्मीर घाटी में, डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया में, प्रियरीज उत्तरी अमेरिका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में, वेल्ड घास या पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपीज मध्य एशिया में और पटाना श्रीलंका में, पुस्टाज हंगरी में है। इसके बाद है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। कुछ और ये पारिस्थितिकी पद आप पहले जान लीजिए, अर्थात इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिकी घटकों की वह जरूरी मात्रा जो मानव को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है। तो पारिस्थितिकी घटक की वह मात्रा जिसके बिना सुचारू रूप से जीवन चल ही नहीं सकता है, ज़रूरी है, उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसकी मापन यूनिट भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, ग्लोबल हेक्टेयर्स में इसकी मापन होती है। ये देखिए आप इसका डायग्राम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, महासागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा और स्थायी इकोसिस्टम है, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसे सबसे छोटा इकोसिस्टम है और यह दो प्रकार का होता है, लेंटिक और लोटिक। एमपीपीएससी में पूछ सकता है कि लेंटिक और लोटिक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेंटिक क्या होता है, जो रुका हुआ जल होता है, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया। और लोटिक क्या होता है, जो बहता हुआ जल होता है, जैसे नदी, झरना। तो पूछ ले कि तालाब और झील किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंटिक का, और नदी और झरना तो वो लोटिक का है। संक्रमणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंतर्गत ज्वारनदमुख अर्थात एस्चुरी, आर्द्र वेटलैंड, मैंग्रोव डेल्टा आदि शामिल होते हैं संक्रमणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। मतलब ये संक्रमणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि जैसे जल और थल के बीच का, ठीक है, तो जो बीच का दो अलग अलग जो दशाएं हैं, उसके बीच का जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है, उसको हम संक्रमणीय कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकीय खाद्य पिरामिड, संख्या, जैवभार और ऊर्जा। तो संख्या का पिरामिड सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। जैवभार का सीधा भी होता है, उल्टा होता है, पर ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संख्या पिरामिड, इसमें उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या के मध्य अंतर संबंध प्रदर्शित किया जाता है। यह सीधा या उल्टा हो सकता है, जैसे संख्या का सीधा पिरामिड घास, बकरी और शेर, और संख्या का उल्टा पिरामिड मतलब छोटे कीट, पक्षी, वृक्ष। तो ये संख्या का उल्टा पिरामिड है, ठीक है। संख्या के सीधे पिरामिड का मतलब होता है कि देखिए, घास की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होगी, फिर बकरी की संख्या उससे कम होती है और शेर की संख्या उससे भी कम होती है। तो ये एक यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ उससे कम, फिर कम। यहाँ पे क्या है, जो छोटे कीट होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद जो पक्षी होते हैं उनकी संख्या कम होती है और वृक्ष की संख्या उससे भी कम होती है। तो ये संख्या का उल्टा पिरामिड है। सीधा पिरामिड का उपयोग पोषण स्तर पर प्रजातियों की संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है। यह पिरामिड आधार पर अधिक चौड़ा तथा शीर्ष पर अधिक नुकीला होता है, जैसे घास, बकरी और शेर। उल्टा पिरामिड, यह उल्टे संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है और सीधे में क्या हो रहा है, जीवों की संख्या में कमी हो रही है। उल्टा संख्या का पिरामिड आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अधिक चौड़ा होता है। बरगद का वृक्ष, पक्षी, छोटे कीट आदि उल्टे संख्या का पिरामिड है। जैवभार, इसमें उपलब्ध जो कार्बनिक पदार्थ का कुल भार उसका जैवभार कहलाता है। जीवों में जो उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है उसका कुल भार क्या कहलाता है, जैवभार। जीवों के भार प्रदर्शन के लिए इस पिरामिड का उपयोग किया जाता है। यह पिरामिड सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। स्थल में भार का जो सीधा पिरामिड है ये है घास, बकरी और शेर,
और तालाब में आप देखेंगे कि प्लैंक्टन्स की संख्या कम है, उससे ज़्यादा छोटी मछलियाँ और फिर ये बड़ी मछलियाँ। संख्या की बात नहीं हो रही, सॉरी, भार की बात हो रही है। तो प्लैंक्टन्स 10 किलो, छोटी मछलियाँ 100 और बड़ी मछलियाँ 1000। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में है। तो तालाब का जो भार का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सीधा जैव भार स्थलीय पिरामिड घास बकरी शेर, उल्टा जैव भार तालाब पिरामिड प्लैंक्टन्स छोटी मछली और बड़ी मछली। फिर जैव ऊर्जा पिरामिड, इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है और यह सदैव सीधा होता है। 10% का नियम इस पिरामिड पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे कि जो ऊर्जा होती है ना, तो एक से दूसरे में जाएगी तो उसमें 10% वो चीज़ें कम होती जाएंगी। जैसे घास 100 किलो है तो खरगोश जब ये पोषण स्तर को प्राप्त होगा तो वो 100 किलो रहेगा। फिर लोमड़ी 10 किलो, शेर 1 किलो। तो इसमें क्या होता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ये प्रदर्शित कर रहा है। और क्या ये सदैव सीधा है, और इसमें 10% का नियम लागू होता है। 10% का नियम किसने दिया था, तो लिंडेमान ने 1942 में। इसमें क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि मैंने कहा था ना कि आपने देखा कि 100 किलो है, फिर 10% कम हुआ तो 1000 किलो है, तो 10% कम हुआ तो 100 किलो हुआ। अर्थात कि जब हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही सिर्फ पहुँचेगा। जो ये 1000 था इसका 10% ही सिर्फ पहुँच रहा है, और ये जो 100 है इसका 10% ही 10 किलोग्राम पहुँचेगा और शेष उष्मा के रूप में उपयोग होता है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, कुछ और ये पवित्र उपवन जान लेते हैं हम। सेक्रेड ग्रुप्स पूजा स्थल के चारों ओर स्थित पादप वन पवित्र उपवन कहलाते हैं। यह उपवन के रक्षक द्वारा इसकी एक डाली भी तोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश में कलाम उपवन झाबुआ में, कर्नाटक में देवरकाडू, महाराष्ट्र में देवराय, राजस्थान में जोगमाया और आंध्र प्रदेश में पवित्र क्षेत्रालु पवित्र उपवन है। ठीक है, एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ और देख लेते हैं। वन महोत्सव प्रारंभ किसने किया था, KM मुंशी को दिया जाता है। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस निकलती है, तो वो है ओजोन गैस। पर्यावरण का दुश्मन किसको कहा जाता है, तो वो है यूकेलिप्टस वृक्ष। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है, तो वो है देहरादून में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में स्थित है। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ज़ीरोफाइट, मरुस्थलीय में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं। लिथोफाइट, लिथो मतलब होता है चट्टानें, चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। हेलियोफाइट, सूर्य प्रकाश में उगने वाली वनस्पति। हेलोफाइट, लवणता में उगने वाली वनस्पति। मीसोफाइट, नम स्थानों पर उगने वाली वनस्पति। सीओफाइट, छायादार क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति। और क्रिप्टोफाइटा जो है ये बर्फ पर उगने वाली वनस्पति है। ज़ीरोफाइटा, लिथोफाइटा, हेलियोफाइटा, हेलोफाइटा, मीसोफाइटा, सीओफाइटा और क्रिप्टोफाइटा, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये हमने पढ़ा था। ऊर्जा की मात्रा जो है एक पोषण स्तर से अन्य स्तर के स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, घटती जाती है। वो 10% का नियम देखा था आपने। हर पोषण स्तर पे क्या हो रही है, ऊर्जा घट रही है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दी है, जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा। और समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, सीयर। ये सारे क्वेश्चंस UP-PCS में पूछे जा चुके, तो चांसेस हैं कि MPPSC भी पूछे। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं, अर्थात सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला, जम्मू कश्मीर में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP वन्यजीव बोर्ड ने इसको मंजूरी दे दी है। और मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को PM मोदी द्वारा नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया था। तिरुपुर जिले में नांजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, भारत का पहला भू पार्क अर्थात जियो पार्क कहाँ है, MP के जबलपुर में। डब्ल्यू ड्यूक सिक्किम राज्य की तितली घोषित हुई है। और काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मोनोक्लाइमेक्स अर्थात एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया,
तो F.E. क्लेमेंटस ने, मोनोक्लाइमेक्स का, ठीक है, अर्थात एकल चरण। फिर है पारिस्थितिकी निश्चय, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसकी संकल्पना किसने की? तो जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में इसका प्रस्तुत किया था। पिनोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व और प्रवणता को दर्शाता है। दो जैविक समुदाय के मध्य संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन। धान के खेत मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के महत्वपूर्ण, ये क्या है, स्रोत माने जाते हैं। धान के खेत मीथेन के और नाइट्रस ऑक्साइड के, ठीक है। तो पूछे अगर कि धान के खेत से सबसे ज़्यादा क्या कौन सी गैस निकलती है, तो वो है मीथेन। और भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य ने पिछले 2 वर्षों में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में। और मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय 1961 में, और पर्यटन विकास निगम MP 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आप लेक्चर को बार बार देखिएगा। धन्यवाद।